हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टाइम पे हम टारगेट ये रख रहे हैं कि हम रिवीजन करें और रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, एग्जाम आपका पास में आ गया है, तो इस टाइम पर आपको नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप रिविज़न करिए, एमसीक्यू के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, साथ में मॉक टेस्ट तो जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के लेवल को बताएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। बाकी साइंस की ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, यहाँ पे अभी तक हम लगभग 1000+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे 50+ क्लासेस आपकी अपलोड की जा चुकी हैं, और वहाँ पे हम 1000+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने यहाँ पे की है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आएंगे, रिपीट होंगे भी। तो ये जो प्लेलिस्ट है, अगर आप सिर्फ इसको देख लेंगे ना अच्छे से डिटेल में, तो आपका साइंस का पूरा पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। यानी साइंस की तैयारी के लिए आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है। एक एक क्लास में आपको बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके जब भी क्लासेस अपलोड की जाएँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, थर्मामीटर का, हाइड्रोमीटर का या फिर हाइग्रोमीटर का? बताइए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, यानी मौसम का अनुमान लगाने में जो बैरोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। बुखार या गर्मी ठंड को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग, हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? घनत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, जैसे दूध है, बैटरी का अम्ल है, इनको जांचने के लिए, द्रव का घनत्व मापने के लिए, डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी, नमी को मापने के लिए इसका उपयोग हाइग्रोमीटर का किया जाता है। मौसम विभाग में भी हाइग्रोमीटर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर विद्युत धारा की बात की जाए कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता हमने देख ली। वायु की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अगर वायु की गति को मेजर करना हो तो वायु की गति मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। तनाव मापने के लिए, या फिर इसको हम जैसे मान लीजिए किसी वायर का तनाव है, किसी तार का तनाव है, तो तार का तनाव या फिर तनाव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टेस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता अगर मापना हो तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लगभग 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 आपने मापक यंत्र, मापक उपकरण को यहाँ पे पढ़ लिया, और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करके अपने रफ कॉपी में रख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन का, थर्मोकपल का, टैकोमीटर का या फिर थियोडोलाइट का? बताइए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुयान या मोटर बोट की गति को मापने के लिए? तो देखिए जो दूरबीन होती है ना, तो दूरबीन का उपयोग किसमें किया जाता है? वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए। अगर किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखना है या स्पष्ट देखना है तो दूरबीन का उपयोग किया जाता है। जो खगोल विज्ञान में ग्रह तारे जो देखे जाते हैं ना,
आपने सुना होगा कि ग्रह और तारों को देखने के लिए, यानी ऊपर आसमान में कोई भी वस्तु है उसको देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। थर्मोकपल क्या होता है? तो ये तापमान को, टेम्परेचर को मेजर करने वाला, थर्म से नाम से ही क्लियर है, थर्म यानी क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो उपकरण होता है इसको थर्मोकपल कहा जाता है। ये दो अलग अलग धातुओं को जोड़ के एक उपकरण बनाया जाता है जिसको थर्मोकपल कहा जाता है। ठीक है। उद्योग में, भट्टियों में इनके, यानी ये अधिक टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के लिए तो थर्मामीटर भी उपयोग होता है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिक तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। बाकी टैकोमीटर क्या होता है? किसी मशीन या फिर वाहन के इंजन की जो रोटेशन यानी घूर्णन की जो गति है उसको मापने के लिए, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट। 1 मिनट में कोई भी इंजन कितने राउंड लगा रहा है इसको मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि पूछा ही है कि वायुयानों तथा मोटर की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। और बाकी ये थियोडोलाइट, ये भूमि सर्वेक्षण में एंगल को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? एंगल या फिर कोण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सड़क, पुल, कोई भी हम घर बनवा रहे हैं तो उस टाइम पे एंगल मेजरमेंट के लिए थियोडोलाइट उपकरण का उपयोग किया जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, द्रव्यमान की या फिर तीव्रता की? तो देखिए, जो प्रकाश वर्ष होती है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। यानी एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.45 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 15 मिनट। कितना होता है? 15। ठीक है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। समय की इकाई क्या होती है? तो समय की इकाई सेकेंड होती है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। वहीं पे अगर ज्योति तीव्रता की इकाई बोले तो क्या होती है? कैंडला होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। श्यान बल की दिशा होती है द्रव के प्रवाह की दिशा में, तरल के प्रवाह के स्पर्श रेखा में, द्रव के प्रवाह के विपरीत में या फिर स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। बताइए श्यान बल की दिशा क्या होती है? देखिए, श्यान बल आपको पहले पता होना चाहिए कि श्यान बल, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं विस्कस फोर्स। किस नाम से जानते हैं? विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो विस्कस फोर्स या फिर श्यान बल होता क्या है? तो विस्कस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी लिक्विड को, किसी भी द्रव को बहने में उसका विरोध करता है। यानी अगर द्रव बह रहा है ना, तो इसकी गति को वो धीमा करने का काम करेगा। इसकी गति को क्या करेगा? धीमा करेगा। इसी को बोलते हैं श्यान बल। यानी इसकी दिशा हमेशा द्रव के बहाव के दिशा के विपरीत ही होगी। मान लीजिए कोई लिक्विड है, इस दिशा में बह रहा है, तो श्यान बल कैसा लगेगा? इसके ऑपोजिट दिशा में, उल्टा दिशा में काम करेगा। तो इसीलिए श्यान बल की दिशा कैसी होती है? तरल के प्रवाह के स्पर्श रेखा में नहीं, द्रव के प्रवाह के विपरीत। बिल्कुल सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्यान बल क्या होता है? द्रव के प्रवाह के विपरीत दिशा में लगने वाला बल होता है। अगर आप देखिए कभी भी नदी में या कहीं पे भी आप एक बाल्टी, एक टब में ही पानी भरिए और उसमें आप ऐसे ऐसे हाथ चलाइए, तो जब आप हाथ आगे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि द्रव आपके हाथ को पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। तो ये जो बल होता है ना, यही क्या होता है? यही श्यान बल होता है। ठीक है, यही क्या होता है? श्यान बल होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्न में से कौन सी ऊर्जा उसके पास होती है जब वह आधी ऊंचाई पर होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों या फिर कोई नहीं? दोनों में से कोई नहीं। देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है और ये कहाँ? छत पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है। अब उसको छत से गिराया जा रहा है, कहाँ? जमीन की तरफ। तो बताइए, जब वो यहाँ पे बीचों बीच होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? सबसे पहले आप ये बताइए कि ऊर्जा होती क्या है? ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु की कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। कोई भी वस्तु कार्य कितने कैपेसिटी से कर सकता है, वही उसकी एनर्जी कहलाएगी। और ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि होती है, इसके लिए किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जो ऊर्जा है वो दो भागों में बटी होती है, एक है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी वस्तु अगर गति कर रही तो उसके
वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक मास पे डिपेंड करती है, दूसरा वस्तु के वेग पे डिपेंड करती है। किस पे, वेग पे और द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। इसीलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। जैसे पानी के द्वारा बिजली बनाना, पानी इतने फोर्स से गिराया जाता है टरबाइन में कि क्या होते हैं, उससे वो टरबाइन घूमता है और बिजली का निर्माण होता है। पवन चक्की से बिजली बनाना, ये भी एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है। दौड़ता घोड़ा भी किस में आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को भी देख लीजिए। तो किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिष्ट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी स्थिति में परिवर्तन के करने के कारण, अगर कोई भी वस्तु है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, अपने स्थिति को चेंज कर रही है, तो अगर उसके स्थिति में परिवर्तन के कारण, पोजीशन में चेंजेस के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है और हाइट पे। इसीलिए स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जैसे खिलौने या चाबी में, खिलौने में या घड़ी में चाबी भरना, अगर खिलौने में चाबी भरी जा रही है तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। धनुष को खींचना, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। हथौड़े को ऊपर उठाना, तो जब भी हथौड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, हथौड़ा जब ऊपर उठेगा तो हाइट एक रहेगी, हाइट गेन करेगा कि नहीं करेगा, और स्थिर भी रहेगा। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बना के पानी को रोकना, बांध बनाकर पानी रोकना, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बेसिकली आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपने समझ लिया। अब यहाँ पे प्रश्न में ये बोला है कि ऊपर से किसी वस्तु को गिराया जा रहा, अब वो पृथ्वी पे भी नहीं पहुँचा, ये क्या है, पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी पे पहुँचा है ना वो छत पे है, वो बीचों बीच आ गया है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो देखिए वो पृथ्वी से ऊंचाई पर है कि नहीं है, हाइट है, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा को बता रहा। पृथ्वी से ऊंचाई पे है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, यानी जी भी है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को बता रहा। ठीक है, यानी एच है, जी है, और कोई वस्तु है तो वस्तु का उसका द्रव्यमान भी होगा, यानी एम भी है। तो ये तीनों चीज़ मिलकर किसको बता रही हैं, स्थितिज ऊर्जा को बता रही। लेकिन एक चीज़ और, वो वस्तु यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, अभी भी गिर रही है, एक गति में है, तो वेग भी है उसमें, और मास है, वस्तु है तो मास तो होगा ही, तो मास है, वेग है, इसलिए वो किसको भी बता रहा, गतिज ऊर्जा को भी बता रहा। यानी अगर बीचों बीच में कोई वस्तु है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी, दोनों स्थितिज भी होगी और गतिज भी होगी। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं, जलीय कृषि, शुष्क कृषि, हाइड्रोपोनिक्स या फिर उदक संवर्धन। बताइए क्या कहा जाता है। तो जब भी बिना मिट्टी के एक सिर्फ और सिर्फ पानी में पौधे को उगाया जाता है, उस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व डाले जाते हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी हैं, तो उस क्रिया विधि को या उस विधि को क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सॉइल की एब्सेंस में, मृदा के एब्सेंस में पौधे को उगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पौधे हैं, एक जार है, जार में पानी भर के और उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं पौधे के लिए जरूरी जो कि मृदा में पाए जाते हैं उसको डाल दिया जाता है। फिर इस जार में प्लांट को रखा जाता है, ऐसा रखा जाता है कि प्लांट की जड़ें कहाँ रहें, जार में रहें। प्लांट की जो जड़ें हैं वो जार के अंदर रहें, यानी पानी में रहें, और प्लांट ऐसे करके बाहर ग्रो करेगा। तो हाइड्रोपोनिक्स जो मेथड होती है, इसमें पानी की कम मात्रा में ज़रूरत होती है, यानी H2O बहुत कम मात्रा में यूज होता है, और पौधे जल्दी ग्रो भी करते हैं, जगह भी कम लेते हैं, इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है, और मिट्टी से जो कई सारे रोग हो जाते हैं प्लांट्स को, उस रोगों से भी बचा रहता है। तो ये एक एडवांस टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ पे सॉइल के बिना, अब शहरों में मिट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं तो वहाँ पे इसी मेथड से पौधों को उगाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने, ओबरिन और मिलर ने, ओबरिन और हाल्डेन ने, हाल्डेन और मिलर ने। किसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा मेथड या फिर एक ऐसी विधि होती है जिसमें आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। आरएनए से क्या बनाया जाता है? डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसकी सामान्यतः बेसिकली क्या होता है, बॉडी में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया होती है इसमें उल्टा होता है। इसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो मेनली प्रक्रिया होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, ये किस में होती है? वायरसेस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? ये मेनली वायरस में भी ये एचआईवी वायरस में सबसे ज़्यादा, एचआईवी वायरस में सबसे ज़्यादा ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? अगर वायरस संबंधी कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड का उपयोग किया जाता है। साथ ही पीटीपीसीआर टेस्ट में, पीटीपीसीआर टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डर टेस्ट के स्तर में कमी से पौधे में पत्तियां गिर जाती हैं। ऑक्सिन की कमी से, जिब्रेलिन की कमी से, साइटोकाइनिन की कमी से या फिर ऑब्सिसिक एसिड की कमी से। किसकी कमी के कारण पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं? तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये प्लांट हार्मोन से प्रश्न आया है और इससे प्लांट हार्मोन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और पिछली क्लास में हमने सारी प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा भी है। लगभग हम 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और पूरा प्लांट हार्मोन पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑब्सिसिक एसिड? बताइए क्या होता है? तो देखिए, अगर ऑक्सिन हार्मोन की बात की जाए तो ये कैसा हार्मोन होता है? ये ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है। ये प्लांट के टिप पार्ट में पाया जाता है, बिल्कुल शीर्ष में पाया जाता है, जिससे ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं जिब्रेलिन पे। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है ये भी प्लांट की ऊंचाई को बढ़ाता है। क्या करता है? प्लांट की ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है, ऊंचाई को बढ़ाता है। और इस हार्मोन की सहायता से, हेल्प से गन्ना और बांस जैसे पौधों की ऊंचाई बढ़ती है, यानी ये नोड और इंटर नोड पे काम करता है। गन्ने और बांस की तीव्रता से अगर हमको ग्रोथ कराना है या उत्पादन तेजी से बढ़ाना है तो जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तीसरा आ जाते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और साइटोकिनिन क्या करता है? तो ये सेल डिवीजन का काम करता है। प्लांट में सेल डिवीजन अगर फास्ट करवाना है तो साइटोकिनिन हार्मोन वहाँ पे उपयोग किया जाता है। यानी पादप में कोशिका विभाजन को तीव्र करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकिनिन हार्मोन करता है। साथ ही ये जो साइटोकिनिन हार्मोन है ना, ये क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता। प्लांट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोला जाता है। तो ये क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, वैसे ही बनाए रखने का काम करता है। एक और हार्मोन है, बेसिकली वैसे तो 7 हार्मोन होते हैं प्लांट में, लेकिन 5 ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। तो एक हार्मोन और कौन सा हो जाएगा? इथाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन हार्मोन। जो इथाइलिन हार्मोन होता है ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गैस के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन होता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इथाइलिन हार्मोन की खोज वर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका काम क्या होता है? फलों को पकाना। फलों को पकाने का काम कौन करता है? तो फलों को पकाने का काम इथाइलिन हार्मोन करता है। इसीलिए इसको श्वसन वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये फलों को पकाने के साथ साथ फलों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उसको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको श्वसन हार्मोन भी कहा जाता है। अब एक लास्ट हार्मोन बचा है, ऑब्सिसिक एसिड हार्मोन। देखिए सारी चीज़ें क्या करती हैं, सारे हार्मोन जो हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एकमात्र ऑब्सिसिक एसिड एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो ग्रोथ को रोकने यानी संदमित करने का काम करता है।
ये किसी भी चीज़ को संदमित करने यानी रेगुलेट करने, रोकने का काम करता है। और इसको दिया किसने, यानी इसकी खोज एब्सिसिक अम्ल हार्मोन की खोज किसने की थी, तो एडीकोट ने की थी। किसने की थी? एडीकोट ने इस हार्मोन की खोज की थी। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, ABA नाम से जाना जाता है। जो ऑब्सेसिक एसिड है ना, ये पतझड़ के मौसम में निकलता है, यानी पौधों में जो पतझड़ होता है, पतझड़ की क्रिया जो होती है वो ABA के कारण ही होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? ABA के कारण। साथ ही ये विकास के, पत्तियों के विकास को रोकता है। देखिए, अगर ये हार्मोन ना हो तो प्लांट तो ग्रोथ करते ही जाएं, करते जाएं, तो ये कंट्रोल करता है, यानी एक बताता है कि प्लांट को इतनी ही ग्रोथ करनी है। तो ये क्या करता है? एक गार्जियन के तौर पे रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही जो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं ना, रंध्र होते हैं, तो उन रंध्र को बंद करने का काम भी एब्सिसिक एसिड हार्मोन करता है। तो ये क्या करता है? रंध्रों को, स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि डेड डैश के स्तर की कमी से पौधों में पत्तियां गिर जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो पतझड़ होता है, पतझड़ किसके कारण होता है? ABA यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन के लिए सियर मॉड्यूली जी क्या है? बताइए, जो सियर मॉड्यूली है ये इसका मतलब क्या होता है? सियर मॉड्यूली किसी चीज़ की कठोरता को बताता है। किसको बताता है? कठोरता को, कोई चीज़ कितनी नरम है या कोई चीज़ कितनी हार्ड है। तो जो टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, इसीलिए इसकी जो सियर मॉड्यूली होती है कितना होती है? 150 GPa होती है। कितनी होती है? 150 GPa। जहाँ पे GPA का मतलब क्या होता है? गीगा पास्कल होता है। G यानी गीगा और PA यानी पास्कल, जो कि दाब को बताता है कि, और ये दाब किसके मेजर के लिए उपयोग किया जाता है? कठोरता यानी हार्डनेस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिक का स्रावण डैश डैश करता है। कौन करता है? मोनोसाइट करता है, लिम्फोसाइट करता है, एरिथ्रोसाइट करता है, या फिर प्लेटलेट्स करता है। तो देखिए, रक्त के थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली क्या होती है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिन होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स, इन दोनों क्या होती हैं? कैल्शियम के प्रेजेंस में। एक प्लास्टिन होती है, दूसरा प्लेटलेट्स होता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स आपस में कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में आपस में क्रिया करते हैं और एक एंजाइम बनाते हैं जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये एंटी हिपैरिन क्या होता है? एंजाइम होता है, इसीलिए इसको एंटी हिपैरिन एंजाइम कहा जाता है। अब क्या होगा? दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ये होगा कि प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में बदलेगा। पर कैसे बदलेगा? जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और साथ ही थ्रोम्बोकाइनेज, ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम बना था? थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में बदलेगा। ठीक है, थ्रोम्बिन में बदलेगा। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा? ये जो थ्रोम्बिन है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और तीसरे प्रोसेस में फाइब्रिनोजन किस में बदल जाएगा? फाइब्रिनोजन बदल जाएगा फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन किस में बदल जाएगा? फाइब्रिन। अब जो फाइब्रिन होता है ये अघुलनशील प्रोटीन होता है या रेशेदार प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? रेशेदार प्रोटीन होता है, जो कि थक्का बनाने में या जाल जैसी संरचना बनाने में मदद करता है। अब जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है ना, ये किसके प्रेजेंस में बदलता है? तो थ्रोम्बिन, किसके? थ्रोम्बिन और विटामिन के प्रेजेंस में। थ्रोम्बिन और विटामिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन में बदल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं और यही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। फिर उसके बाद थ्रोम्बिन कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, विटामिन के की प्रेजेंस में भी फाइब्रिनोजन किस में बदल जाएगा? फाइब्रिन में बदल जाएगा और रक्त का थक्का जम जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये पूछा है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण है वो करता कौन है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। एरिथ्रोसाइट तो ये RBC होती है, लिम्फोसाइट ये WBC के प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। प्लेटलेट्स जो होता है वही कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करता है और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनाता है? जैव घटक, अजैव घटक, जैव तथा अजैव घटक दोनों, या दोनों घटकों में से कोई नहीं। तो देखिए घटक जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं, फैक्टर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो फैक्टर होते हैं। एक होते हैं बायोटिक फैक्टर जिसको जैव घटक बोलते हैं, और एक होता है एबायोटिक फैक्टर जिसको अजैव घटक बोला जाता है। तो जो बायोटिक फैक्टर होता है, जैव घटक होता है, इसमें सारी जीवित वस्तुएं या जीवित जो लिविंग होते हैं वो घटक आते हैं। बायोटिक फैक्टर वो आते हैं जो कि बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। अब इसमें जैव घटक में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे मनुष्य हैं, ये जैव घटक में आ जाएंगे। कोई भी पशु हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ये किस में आ जाएंगे? जैव घटक में आ जाएंगे। प्लांट्स ये भी जीवित होते हैं, जैव घटक में आ जाएंगे। बैक्टीरिया ये भी जीवित होते हैं, ये भी जैव घटक में आ जाएंगे। और अजैव घटक क्या होता है? इस पे जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वो अजैव घटक में आती हैं। अब अजैव घटक में जैसे कि वाटर, ये अजैव घटक में, एयर अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। लाइट यानी प्रकाश, ये भी अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। सनलाइट भी अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और टेम्परेचर भी किस में आता है? अजैव घटक के अंतर्गत आता है। तो सूर्य का प्रकाश किस परिवेश में आएगा? तो ये एक प्रकार के अजैव घटक यानी एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, कवक यानी फंगी से, या फिर प्लांटी से? तो बताइए एनाबीना जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो जो मोनेरा वर्ग है, एक एक वर्ग को हम पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जो मोनेरा वर्ग है, यहाँ पे जितने भी जीव रहते हैं ये कैसे रहते हैं? यूनिसेल्युलर रहते हैं। कैसे जीव यहाँ पे आते हैं? यूनिसेलुलर जीव आते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे अब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? अब्सेंट होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया भी इसमें आ जाएगा मोनेरा के अंतर्गत। बाकी जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा में अधिकांश जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय के साथ ही कैसे हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि मोनेरा के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय के साथ साथ प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। बाकी फंगी या फिर कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। अपने भोजन के लिए ये एल्गी पे डिपेंड करते हैं, और दोनों का सहजीवन ये लाइकेन के नाम से जाना जाता है, और इनके इस जीवन को सहजीविता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दोनों के कॉम्बो को लाइकेन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे फंगस भोजन एल्गी से ग्रहण करता है और एल्गी को शेल्टर यानी रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है। अब ये अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट के कारण कवक यानी फंगी अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। मशरूम, ईस्ट, फफूंद ये सारे कवक के ही एग्जाम्पल आ जाएंगे। बाकी प्लांटी में आ जाते हैं। ये प्लांटी के अंतर्गत जितने भी हरे भरे प्लांट होते हैं ना, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रीन प्लांट्स प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंस के कारण इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं। इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, साथ ही घास भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, और शैवाल यानी जो एल्गी होते हैं ये भी प्लांटी के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। और मल्टी सेलर के साथ साथ कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, और साथ ही कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। बाकी यहाँ पे इस प्रश्न में क्या पूछा है? एनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? तो एनाबीना किसके अंतर्गत आ जाता है? मोनेरा के अंतर्गत आता है। यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण
प्रश्न, लगभग आधे घंटे की क्लास में हमने 30 से 40 प्रश्नों का कंटेंट कवर किया है। अगर आप देखिए, हमने प्लांट हार्मोन का रिवीजन कर लिया है, यहाँ पे 3-4 जगत का जीव वर्ग का हमने रिवीजन कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 30 से 40 प्रश्नों का कंटेंट कवर किया है। अगर आप प्रश्नों की संख्या न गिनिए तो 30 से 40 प्रश्नों की तैयारी आपकी इस क्लास में, आधे घंटे की क्लास में हो गई है। तो ये क्लासेस जो भी प्रैक्टिस सेट की चल रही हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको जरूर देखिएगा। एक प्लेलिस्ट अगर आप वो देख लेते हैं पूरी तो आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। आपको रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मॉक टेस्ट देना रहेगा। तो ये क्लासेस आप जरूर अटेंड करिएगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।